नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। करीब 67 दिनों से चली खींचतान के बाद आखिरकार सुशांत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। माना यह जा रहा है कि सीबीआई की एसआईटी टीम आज शाम तक मुंबई पहुंच जाएगी और सुशांत केस से जुड़े दस्तावेजों को मुंबई पुलिस से मांग सकती है। वहीं खबर यह भी आ रही है कि सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई पुलिस के 2 बड़े अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि सुशांत केस में क्या होगा। क्या मुंबई पुलिस ही मामले की जांच करेगी या फिर मामला सीबीआई के हाथों में जाएगा। लेकिन बुधवार सुबह इन अटकलों को खत्म कर दिया गया और केस सीबीआई को सौंप दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब सीबीआई जांच कहां से और कैसे शुरू करेगी। बताया जा रहा है कि सीबीआई की एसआईटी टीम आज मुंबई जाएगी और सारे सबूत जो मुंबई पुलिस ने अब तक इकट्ठे किए हैं उनको अपने कब्जे में लेगी। सूत्रों की माने तो सीबीआई की इस एसआईटी टीम में पहले से ही 3 सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। गुजरात कैडर के मनोज शशिधर जो एसआईटी टीम को हेड करेंगे, आईपीएस ऑफिसर गगनदीप गंभीर, एसपी नुपुर प्रसाद और एडिशनल एसपी अनिल यादव शामिल हैं। अनिल यादव को एसआईटी टीम में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है। बता दें कि सीबीआई की टीम कुछ दिन पहले 10 अगस्त को फरीदाबाद पहुंचकर सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह के घर पहुंचकर उनके पिता केके सिंह और उनकी बहन मीतू का बयान दर्ज कर चुकी है। माना जा रहा है कि अब सीबीआई की एसआईटी टीम आज मुंबई पहुंचकर मुंबई पुलिस से सुशांत केस से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट, सुशांत की डायरियां, पंचनामा, 56 गवाहों के बयान, सुशांत और रिया की बैंक डिटेल्स, फॉरेंसिक ऑडिट, सीडीआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़े दस्तावेज, साथ ही मामले की जांच कर रही पुलिस के अधिकारियों के नाम की लिस्ट मांग सकती है। वहीं खबर यह भी है कि सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई पुलिस के 2 बड़े अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि आरोप है कि इनमें से एक अफसर केस के मुख्य संदिग्ध के साथ लगातार टच में था और दूसरे अफसर ने सुशांत के जीजा की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, जिसमें उनकी जान का खतरा होने का जिक्र किया गया था। इस बीच सुशांत केस को लेकर बीएमसी का भी बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई में 7 दिन से कम दिनों तक रुकती है तो उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर 7 दिन से ज्यादा रुकते हैं तो उन्हें ईमेल के जरिए आवेदन करना होगा, तब उनको छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि जब इससे पहले बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी सुशांत केस में जांच के लिए मुंबई पहुंचे थे तो बीएमसी ने उन्हें क्वारंटीन कर दिया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और बीएमसी की काफी किरकिरी हुई थी। मुंबई से दीपक दुबे के साथ दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। तो आप जानते हैं कि सुशांत सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी और एक टीम आज शाम मुंबई पहुंच रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों से सीबीआई की टीम सबसे पहले पूछताछ कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी दीपक दुबे जुड़ गए हैं, जो लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। दीपक, एक तरफ रूमी जाफरी से ईडी पूछताछ कर रही है तो दूसरी तरफ शाम को सीबीआई की एक टीम मुंबई पहुंच रही है। जरा सबसे पहले इस पर जानकारी दीजिए। जी, आपको बता दें कि शाम को सीबीआई की जो एसआईटी टीम है गठित की गई है, वो अधिकारी मुंबई पहुंच जाएंगे और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच में वो जुट जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जब सीबीआई की एसआईटी टीम पहुंचेगी तो मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो डीसीपी जोन 9 है अभिषेक त्रिमुखे, उनसे उनकी मुलाकात होगी और इस पूरे मामले में केस डायरी से लेकर तमाम जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं 56 लोगों के, उनके स्टेटमेंट को भी खंगाला जाएगा और सीबीआई इन सारे दस्तावेज को अपने पास ले लेगी। वहीं अगर डिजिटल एविडेंस की बात की जाए या फिर जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो भी सीबीआई के द्वारा अपने कब्जे में लिया जाएगा। खासतौर पर मैं बैंक स्टेटमेंट जो ऑडिट कराया गया फॉरेंसिक के द्वारा, उसकी जो कॉपी है वो सीबीआई चाहेगी मुंबई पुलिस से लेने के लिए। हालांकि ईडी ने जब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस से सुशांत की जो डिजिटल एविडेंस है और एविडेंस बैंक स्टेटमेंट के जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो अब तक ईडी को नहीं सौंपे हैं, लेकिन जब सीबीआई अधिकारी आएंगे ये सारे जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए जाएंगे और उसके बाद जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं सुशांत के घर पर, यहां पर आकर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो रिक्रिएशन करेंगे, डमी टेस्ट पूरा किया जाएगा कि आखिर उस वक्त के जो हालात थे, जिस तरह से मुंबई पुलिस ने जांच किया है, क्या कुछ पाया था उस वक्त। और जब यहां पर सीबीआई के अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचेंगे, इन तमाम मामलों की जांच करेंगे अपने हिसाब से। जी
बिल्कुल दीपक, और ये तो देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश है कि मुंबई पुलिस को पूरा साथ सीबीआई को देना होगा, सहयोग करना होगा। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि सुशांत केस में अब सीबीआई क्या करेगी, केस में कैसे आगे बढ़ेगी, आगे की जांच कैसे होगी, आपको लेकर चलते हैं सीधे अपनी सहयोगी अभिलाषा के पास, जो ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगी। तो देखिए, सुशांत केस में अब सीबीआई आगे क्या करेगी। मुंबई पुलिस से सभी दस्तावेज हासिल करेगी, केस से जुड़े अधिकारियों का बयान लेगी सीबीआई। इसके अलावा मुंबई पुलिस से केस डायरी भी लेगी और सुशांत के घर को फॉरेंसिक जांच के लिए विजिट करेगी, वहां फॉरेंसिक जांच करेगी और फॉरेंसिक जांच से यह पता चलेगा कि मौत की असली वजह क्या है। इसके अलावा सीबीआई सुशांत के मोबाइल की जांच करेगी, सुशांत के बाकी सामान को भी अपने कस्टडी में ले लेगी सीबीआई, और जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उससे भी पूछताछ होगी। बिसरा जांच और पोस्टमार्टम पर खासतौर पे पूछताछ की जाएगी। डिप्रेशन की थ्योरी जो सामने आई उस पर भी सीबीआई जांच करेगी और सुशांत के मानसिक स्थिति की जांच से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी सीबीआई करेगी। तो ये पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपके सामने कि सीबीआई अब सुशांत सुसाइड केस में क्या क्या करने वाली है। सीबीआई आज से जांच शुरू करेगी, मुंबई पुलिस से सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, दस्तावेज हैं, वो ले लेगी। लेकिन इस मामले में अब तक किन किन लोगों से पूछताछ हुई है, ये भी जरा देख लीजिए। देखते हैं कि सीबीआई अब किस किस से पूछताछ करेगी। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती का नाम आता है। सुशांत की गर्लफ्रेंड से पूछताछ होगी, शौविक चक्रवर्ती रिया के भाई से भी, और साथ ही इंद्रजीत चक्रवर्ती यानी रिया के पिता से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। श्रुति मोदी सुशांत की पूर्व मैनेजर, उनसे भी पूछताछ होगी। संदीप श्रीधर जो सुशांत के सीए थे, साथ ही रितेश शाह रिया के सीए, और सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के दोस्त, और इसके अलावा सुशांत की बहन मितू सिंह से भी पूछताछ होगी। और दीपेश सावंत सुशांत का स्टाफ, रजत मेवाती सुशांत के जितने भी स्टाफ हैं उन सभी से सीबीआई पूछताछ करेगी। ये वो लोग हैं जो सुशांत के बेहद करीबी हैं, जिनसे सीबीआई पूछताछ करेगी। आगे बढ़ते हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इसी केस से जुड़ी हुई सुशांत केस में रूमी जाफरी से पूछताछ लगातार जारी है और मुंबई ईडी दफ्तर में रूमी जाफरी इस वक्त मौजूद हैं और ईडी तमाम सवालों के साथ उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि रूमी की फिल्म में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत काम करने वाले थे। फिल्म के लिए सुशांत को मिले पैसे पर ईडी ने पूछताछ के लिए रूमी जाफरी को बुलाया है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी दीपक दुबे जुड़ गए हैं। दीपक, रूमी जाफरी वो शख्स हैं जो सुशांत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके दोस्त भी कहे जाते हैं। आपको याद होगा कि शुरुआत में जब डिप्रेशन की बात चल रही थी तो रूमी जाफरी ने नकारा था कि सुशांत सिंह कोई डिप्रेशन में नहीं थे। और अब सवाल यह है कि जो फिल्म की बात की जा रही है उसके लिए 15 करोड़ दिए गए थे सुशांत सिंह राजपूत को या दिए जाने थे, इस पर पिक्चर क्लियर होगी। जी, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने भी पहले 56 लोग के जो बयान दर्ज किए थे उसमें रूमी जाफरी का भी बयान दर्ज किया गया था। रूमी ने उस वक्त मुंबई पुलिस के बयान को दिए बयान में बताया था कि 15 करोड़ रुपए में सुशांत सिंह राजपूत को वो साइन करना चाहते थे। तो अब जब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो यह जानना चाहती है कि रूमी जाफरी ने क्या वो 15 करोड़ की जो बात मुंबई पुलिस को अपने बयान में बताई थी, क्या वो पैसे दिए जा चुके थे, और दिए गए थे तो क्या वो कैश में या चेक में दिए गए थे, या फिर जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को लेकर इस फिल्म बनाना चाहते थे तो क्या रिया ने ये बात जाफरी को कही थी, क्योंकि कई सारे बयानों में ये बात सामने आई है कि रिया प्रोफेशनल जो डिसीजन होते थे सुशांत की जिंदगी से जुड़े हुए वो खुद लिया करती थी। तो क्या उन्होंने ये शर्त रखी थी रूमी जाफरी के सामने कि अगर आप मुझे फिल्म में लेंगे तभी सुशांत सिंह राजपूत आपकी फिल्म में काम करेंगे। वहीं प्रोड्यूसर वासु भगनानी के साथ क्या कोई ज्वाइंट मीटिंग इस बाबत हुई थी इस फिल्म को लेकर, ये ईडी अधिकारी जानना चाहते हैं। और क्या बैंकर से लेकर प्रोड्यूसर और फाइनेंसर इनसे भी मुलाकात हो चुकी थी, क्योंकि लॉकडाउन का वो जो पीरियड था उसमें ही ये फिल्म शूट होनी थी लंदन में, लेकिन नहीं हो पाई थी। तो क्या कुछ बातचीत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत से, रिया से, प्रोड्यूसर वासु भगनानी से, क्या पैसे दिए गए थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा चुका था या नहीं किया जा चुका था? तो इन सारे सवालों के जवाब जो है वो ईडी अधिकारी चाहते हैं। यही वजह है कि उनको तलब किया गया है और 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है उन
उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट डिटेल और इनकम टैक्स रिटर्न 5 सालों का रूमी जाफरी से अधिकारियों ने मंगाया हुआ है। जी दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा। आप जो भी जानकारी इस मामले पर देंगे, अपडेट देंगे, हमारे लिए और दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखिए, ईडी के पास एक लंबी फहरिस्त है सवालों की, और उन्हीं सवालों का सामना इस वक्त ईडी दफ्तर में रूमी जाफरी कर रहे हैं। और उधर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस बिहार के सियासी हलकों में भी छाया हुआ है। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार के इस युवा कलाकार की मौत लोगों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा तो बन गया है, और इस मुद्दे को भुनाने के लिए राजनीतिक दल भी काफी सक्रिय हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी इस मुद्दे का इस्तेमाल सत्ताधारी एनडीए में फूट डालने के लिए इसकी कोशिश कर रही है। सुशांत केस पर आरजेडी ने खेला सियासी दांव। एक तीर से लगाए 2 निशाने। नीतीश कुमार पर साधा निशाना। तो चिराग पासवान पर डाले सियासी डोरी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस को सीबीआई को देने का फैसला सुनाया, बिहार में इस फैसले का श्रेय लेने की होड़ मच गई। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल जेडीयू इसे अपने खाते में जोड़ रही है, तो वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस फैसले के पीछे अपनी मेहनत को बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि सबसे पहले उनके दल ने ही सीबीआई जांच की मांग की थी। नहीं, एकदम जो है राजनीति का कोई सवाल नहीं है। जब हम लोगों ने 30 जून को सबसे पहली बार शेखर सुमन जी के साथ मांग की थी, तो हम लोगों ने साफ कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हम लोग बाकायदा चाहते हैं कि न्याय मिले, जस्टिस मिले, लेकिन बिहार सरकार जो है 42 दिन बाद जो है संज्ञान लेती है। तो इसके लिए जो कुंभकर्णी नींद से हम लोगों ने लगातार जो है सरकार को जगाया और दबाव दिया। आरजेडी यही नहीं रुकी, लगी हाथ उसने जेडीयू और एलजेपी के बीच चल रही सियासी तल्खी का फायदा उठाने की कोशिश की। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हुए एक ट्वीट में इस केस का श्रेय तेजस्वी के साथ एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान को भी दिया गया। इस केस में नीतीश कुमार पर सुस्ती दिखाने, तो वहीं तेजस्वी और चिराग के साझा दबाव पर एक्शन में आने का दावा भी किया गया। ट्वीट में चिराग पासवान को टैग भी किया गया था। आरजेडी ने ट्वीट किया है, किसी की औकात नहीं थी जो एक दिन भी सुशांत के परिवार से मिलने नहीं गया और 52 दिन तक इस पर मुंह भी नहीं खोला। बिहार के प्रतिभाशाली युवा कलाकार की मौत की सीबीआई जांच की मांग अगर तेजस्वी और चिराग पासवान उठाकर दबाव नहीं बनाते, तो नीतीश कुमार कुंभकर्णी नींद ही सोए रहते। हालांकि आरजेडी की इस सियासी दाव के बाद भी एलजेपी की तरफ से संतुलित प्रतिक्रिया ही आई है। पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और जल्द न्याय मिलने का भरोसा जताया। हालांकि अपने बयान में उन्होंने बिहार सरकार को इस फैसले के लिए कोई श्रेय नहीं दिया, जबकि सुशांत के परिवार ने नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया था। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी, बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिहार एनडीए के 2 दलों जेडीयू और एलजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गाहे बगाहे दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर तंज भी कस रहे हैं। अटकलें तो यहां तक थीं कि एलजेपी नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। माना जा रहा है कि आरजेडी इसी विवाद का फायदा उठाकर बिहार एनडीए में फूट डालना चाहती है। राज्य में चुनाव नजदीक है और आरजेडी कोई भी सियासी नुस्खा आजमाने से पीछे नहीं हटना चाहती, जिससे महागठबंधन मजबूत हो और एनडीए कमजोर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आप देश के सबसे सफल कप्तानों में से रहे हैं, आपने भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को लिखी गई है। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से
चिट्ठी लिखी गई और उन्होंने कहा कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो कोई नहीं भूल सकता। मुश्किल हालात में आपने शानदार खेल दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई उसकी कुछ महत्वपूर्ण लाइनें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल कोई नहीं भूल सकता, इस तरीके से तारीफ की है आपने। भारत को, इस खेल को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मुश्किल हालात में कैसे सामना करते हैं, कैसे चुनौतियों को उनसे सामना करते हैं, पार पाते हैं, ये आपने खूब दिखाया और बहुत ही धैर्य से और अपनी बहुत शानदार कप्तानी से इस खेल को, भारत को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को ये चिट्ठी और चिट्ठी के महत्वपूर्ण लाइनें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महेंद्र सिंह धोनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत लिखकर, चिट्ठी लिखकर धन्यवाद किया है और कहा कि आपके योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता। और सब जानते हैं कि जब भी कोई मुश्किल आई है खेल के दौरान तो महेंद्र सिंह धोनी ने कैसे चुनौतियों का सामना किया है, कैसे वो निकले हैं, और इसी बात का जिक्र पीएम ने चिट्ठी में किया है। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ गए इस खबर पर। रमन, बहुत ही शानदार तरीके से चिट्ठी में महेंद्र सिंह धोनी का जो अनुभव रहा, जिस तरीके से खेल खेला, तारीफ की है जमकर पीएम ने। देखिए, क्रिकेट के बड़े प्रशंसक रहे हैं नरेंद्र मोदी, और महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ जिस तरीके से उन्होंने की है, उससे भी लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी की अचानक संन्यास लेने की बात से वो भी हैरत में थे बाकी देश के नागरिकों की तरह। क्योंकि 15 अगस्त को जब ये खबर आई तो बहुत सारे लोग तब थे इस बात को लेकर कि अचानक महेंद्र सिंह धोनी ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। और देश की कई बड़ी नामी गिनामी हस्तियों ने महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट से संन्यास लेने की बात पे अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन 2 पेज की चिट्ठी में नरेंद्र मोदी ने एक एक छोटी छोटी बातों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि सबसे सफल कप्तान में से एक, जो भारत का सबसे सफल कप्तान रहे हैं, उनमें से एक महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं। यानी कि सबसे सफल कप्तान की उपाधि भी नरेंद्र मोदी की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को दी गई। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है। रमन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये 2 पेज की चिट्ठी है, 2 पेज में ये महत्वपूर्ण बातें, छोटी छोटी बातों का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो आपकी टीवी स्क्रीन पर कहा है कि आप अब तक के जितने भी कप्तान रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा सफल कप्तान रहे हैं। जमकर तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।